तो देखो कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हैं, राइट। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो अभी तक हमने जो एटॉमिक मॉडल में पढ़ रखा है वो ये पढ़ रखा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिसका बाद में चल करके ऑब्जेक्शन हुआ कि अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा एज पर मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वहीं पे बात अटक गई कि भाई एटम आखिर स्टेबल कैसे। तो इसके बाद की जो थियरी है वो बोहर थियरी है, लेकिन बोहर थियरी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है। हेडिंग डालिए बोहर थियरी एंड पहला पॉइंट लिखिए, इट इज एप्लीकेबल BOHR, Bohr's theory. It is applicable to hydrogen or hydrogen-like species, H or H-like species, right? It is applicable to hydrogen or hydrogen-like species. Example, हाइड्रोजन के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, ट्राइटियम के लिए, हीलियम के लिए नहीं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। He+ कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे? तो इसके लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद लिथियम के लिए नहीं, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? तो अगर इस पे आ जाए 2+ तो इसके लिए भी। बेरिलियम के लिए नहीं, बेरिलियम 3+, डॉट डॉट डॉट, गॉट इट ना। तो ऐसे स्पीशीज के लिए बोहर थियरी एप्लीकेबल है। अब ये बोहर थियरी क्या बोलता है? इसका पहला पॉस्टुलेट है, एज पर बोहर थियरी जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन कुछ उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूमेगा, लेकिन ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, और इसको बोलते हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम MVR। एंगुलर मोमेंटम MVR होता है बेटा, M इंटू V मोमेंटम होता है, इंटू R करोगे एंगुलर मोमेंटम। H/2π हो जाए, 2H/2π हो जाए, 3H/2π हो जाए, डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब NH/2π हो सकता है एंगुलर मोमेंटम MVR, ये उनका कहना था। उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात मानोगे और इस तरीके से चलेगा तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के बाद भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और अगर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट विल बिकम कांस्टेंट, और उसी को क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट समझ आया क्या? तो लिखना शुरू करिए। एज पर बोहर थियरी, the angular momentum of an electron revolving around an atom, angular momentum of electron revolving around an atom can have the values H/2π, 2H/2π, 3H/2π, डॉट डॉट डॉट। उसके नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अब उसको फॉर्मुलेट कर लो, MVR इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लो, दैट इज MVR इज इक्वल टू व्हाट? NH/2π। लिख लिया? सो ये पहला पॉस्टुलेट था। अब ऐसा मान लो कि अगर कोई मैं इनमें से कोई एक चूज करता हूं तो क्या अलग अलग है? इनके इलेक्ट्रॉन तो सेम है। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, क्या बदल रहा है? प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। बताओ हाइड्रोजन के अंदर कितना प्रोटॉन है? जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। बताओ हीलियम के अंदर, बेरिलियम के अंदर 4।
तो अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? Z इंटू ई। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? ई। ई जब भी लिखा हो, एक तो वो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, चार्ज के टर्म में वो इसको रिप्रेजेंट करता है। यही है ई का मतलब ही। व्हाट इज जेड ई? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ओके। ZE represents the charge on nucleus. Got it? तो बोर थियरी के हिसाब से जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो NH/2π होगी। एंड दूसरा जो पुराना पॉस्टुलेट है कि सर्कल में घूमने के लिए, ऑर्बिट में घूमने के लिए जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो कि m इंटू ए रेडियल होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स वही प्रोवाइड करता है जो कि हमारे रदरफोर्ड थियरी में डिस्कस किया था, ओके। उसमें क्या था? उसमें क्या था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोलम्बिक फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो बताओ, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। सब अग्री करते हो मेरी बात से? हाँ, तो ये मैं लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, और रेडियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? v²/r। वेरी गुड, v²/r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जरा देखो तो क्या आ रहा है? Q1 Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ZE इंटू ई अपॉन 4πε0 इज इक्वल टू mv² इंटू r। क्या अग्री करते हो? क्या मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ? m इंटू v स्क्वायर इंटू r, mv² इंटू r इज इक्वल टू ZE² अपॉन 4πε0। राइट, गॉट इट? अब देखो, हमारे पास दो इक्वेशन है, ओके। उन दोनों का यूज करके हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, एनर्जी निकालनी, सारी चीजें निकालेंगे एक एक करके। तो पहला इक्वेशन कौन सा था? फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बोर थियरी वैलिड है। पहला पॉस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रैंडमली कहीं नहीं घूम सकता है, सिर्फ उन्हीं जगहों पे घूमेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है बेटा? हाँ, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, जिसको NH/2π लिख रहे हैं। जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? एनी इंटीजर। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, है ना, 6 एंड डॉट डॉट डॉट। एंड दूसरा पॉस्टुलेट क्या है कि भाई द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखो, सेकंड पॉस्टुलेट लिखो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन required for circular motion is provided by electrostatic force of attraction और coulombic force of attraction is provided by electrostatic force of attraction और Coulomb force और Coulomb force। Got it? नोट करोगे सभी लोग? ये पूरी कहानी नोट करो, यहां तक लिखो, और इसको हम इक्वेशन थर्ड के फॉर्म में ऐसे लिख के रखें। Great. Now, can we solve this?
हमारे पास अननोन कितने हैं बेटा? देखो मास तो हमें पता है, हमें और क्या पता है? h भी पता है। h क्या होता है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई भी पता है। क्या नहीं पता है हमें? v क्वेश्चन मार्क n एंड r इज क्वेश्चन मार्क, कि भाई ये वैल्यू कितनी है, यही तो निकालना। अब बताओ, ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो अगर मैं थर्ड को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो LHS में क्या हो जाएगा? mv²/r, m इंटू वी इंटू आर। RHS में क्या हो जाएगा? ZE²/4πε0। और इस पूरे को डिवाइड करने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, 2π/NH। क्या समझ में आ रहा है सभी को? बोलो, क्या यहाँ से ये सब कट जा रहे हैं क्या? क्या सिर्फ एक v बच गया क्या? क्या इस साइड में देखो E²/2π से ये कटाओ 2 टाइम्स 2H ε0 Z/n आ रहा है क्या? चेक करो, चेक करो, ये आ रहा है क्या? बोलो, ध्यान से देखो, आ रहा है यही चीज? अब बेटा इसी को क्या मैं लिख सकता हूं? v इज इक्वल टू V0 Z/n, जहां पे V0 की वैल्यू कितनी है? E²/2H ε0। अब जब आप वैल्यू रखोगे ना तो ये आता है 2.16 10⁶ मीटर पर सेकंड आता है। V0 की वैल्यू क्या आती है? मीटर पर सेकंड। कितना? 10⁻। आप देखो, इससे ये समझ में आ रहा है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth एनर्जी लेवल इज 2.16 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। नोट कर लेना। आ गया सभी को समझ में? नोट कर लिया? अब बताओ, V आ गया, R नहीं निकल जाएगा? कैसे? इफ यू गॉट द वैल्यू ऑफ V, can't you substitute V in equation 1? Substituting V in equation 1 तो क्या हो जाएगा? उस साइड लेके चलते हैं। R की वैल्यू क्या होगी? NH/m इंटू 2π इंटू V। अब V की वैल्यू क्या है? E² Z 2H ε0 इंटू n। भाई मैंने उल्टा करके कर दिया। अब ये जरा देखो ध्यान से, n और n मिलके क्या हो जाएंगे? n²। तो सेपरेट कर लेता हूँ, बाकी सबको एक तरफ कर लेता हूँ। ये 2 से 2 निकल जाएगा, ये h और h मिलके h² ε0 अपॉन πm E² इंटू n² अपॉन z। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ये जो r की ये वैल्यू है, इसको R0 बोला जाता है या A0 बोलते हैं। जहां पे ये जो A0 है, इसका नाम बोहर रेडियस होता है और इसकी वैल्यू यही आपने जो रखा है, इसकी वैल्यू होती है कितनी? ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। तो यानी हमारे पास रेडियस का जो एक्सप्रेशन है, उसको अगर मैं और अच्छे से रीराइट करूं तो 0.53 n² z एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेडियस ऑफ nth एनर्जी लेवल या nth ऑर्बिट जिसको हम बोलते हैं। कर लिया? इसको भी नोट कर लो। गॉट दिस? तो हमारे पास अभी दो एक्सप्रेशन रेडी हो गए। एक है v इज इक्वल टू E² अपॉन 2H ε0 Z/n या
दिस वन, एक तो ये, और दूसरा आर की वैल्यू हमने देखी है, कितना आ रही थी भाई, एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड, जिसको आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, है ना, एंगस्ट्रॉम, ऐसा करके लिख रहे एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है पता है क्या? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो? कांट यू कैलकुलेट? लिखो, क्वेश्चन लिखो। Calculate the kinetic energy of an electron present in nth orbit. काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा? हाफ एम 1/2 एम। वी का वैल्यू क्या था? ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन 0 जेड बाई एन, और पूरे का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, ई का स्क्वायर और उसका पावर 2, क्या हो जाएगा? पावर 4 अपॉन 2, और 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 टू जा 8, बोलो एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर बाई ये काइनेटिक एनर्जी इन nth। अब ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या फिर अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आ गया? अब आ जाओ देखते हैं, जब ऐसे ही आप निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? ये होता है, आपको मालूम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। डू यू गाइज रिमेंबर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यही होता है ना बेटा? फोर्स जो है उसमें एक R कम हो जाता है, यही है ना? अब जब आप इसमें सारी वैल्यूज रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल कम आउट टू बी माइनस me⁴ अपॉन 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्या आप इसको देख पा रहे हो? इसको और इसको देख पा रहे हो? एक्सप्रेशन तो दोनों का डायमेंशनली सेम होना चाहिए। me का पावर इधर भी है, इधर भी है, 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इधर भी है, ये भी है, बस 8 का यहाँ फैक्टर, यहाँ 4 का है। अगर इन दोनों को डिवाइड करो तो तुम्हें समझ में आएगा जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है अपॉन काइनेटिक एनर्जी अगर निकालोगे तो वो आएगा -2/1। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पता हो, उसी का -2 टाइम कर दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? पोटेंशियल 2:1 आता है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे यार? Q1 Q2 की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पे। Q1 की वैल्यू ZE, QT माइनस E, और R की वैल्यू ये मैंने पूरी कहानी जो निकाली थी थोड़ी देर पहले वो वहां सब्सटीट्यूटिंग R वैल्यू दिस। ये सारा यहाँ जब रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, आई एम जस्ट सेविंग द टाइम। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, लास्ट पार्ट आता है टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी इन nth, टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट कितना बनेगा? तो En की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इन nth प्लस काइनेटिक, यही दोनों होता है ना भाई, पोटेंशियल एंड काइनेटिक का ही तो सम होता है। पोटेंशियल कितना है वहां से हमने देखा, पोटेंशियल इज -2 काइनेटिक एनर्जी, और ये खुद काइनेटिक एनर्जी है।
जोड़ोगे तो माइनस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी थी, me⁴/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। दिस इज En का एक्सप्रेशन, ध्यान रहेगा। तब आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, En इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या फिर 2.18 माइनस के साथ -18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल। समझ में आ रहा है? दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है। यहां तक सभी को ध्यान रहेगा। एंड काइनेटिक पोटेंशियल, ये सब का एक रिलेशन ध्यान रखना, P/K इज इक्वल टू इतना। यहां से देखो तो आपको समझ में आएगा En/Ke n इज इक्वल टू -1/1। सिर्फ माइनस टाइम का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है ना। जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना ही टोटल एनर्जी, बस वो माइनस में। एग्जाम में पूछता है कि ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है, एनी आइडिया? दिस माइनस साइन टेल्स अस दैट द सिस्टम इज बाउंडेड। क्या बताता है? मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, अपने आप छोड़ के नहीं जाएगा, तो इसलिए एटम स्टेबल है। लिखो, द नेगेटिव साइन इन टोटल एनर्जी indicates that system is bounded. That the system is bounded. अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो फिर से आते हैं बोहर थियरी के पॉस्टुलेट पे। क्या बोला था उन्होंने कि भाई न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसके अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, और ये ऐसे लेवल्स हैं जहां पे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इसलिए इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखो, द ऑर्बिट्स वेयर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, the orbit where the angular momentum is quantized are termed as stationary states। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स। अब थोड़ा दिमाग लगा के वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेट है बेटा, n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5। एक काम करते हैं, ऐसा एक n is equal to 6. Can you do one thing? Get the ratio of R4 to R2 for hydrogen atom. दूसरा, R4 to R2 for helium ion. तीसरा क्वेश्चन, get the value of E1, E2, E3, E4, E5, E6, E infinite for hydrogen atom. Get the value of E, वही same question for helium ion. राइट? पूरा कैलकुलेट करके निकालो, जल्दी करो। और फिर पांचवा हम लोग करेंगे गेट द डिफरेंस, सक्सेसिव वैल्यू E2 माइनस E1,
E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, E5 माइनस E4 फॉर H एटम। कैन यू डू इट फास्ट? निकालो, इतने क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन दिया है, जल्दी करो, कैलकुलेशन करना है। निकाला बेटा सभी के? आओ देखते हैं। जब आप R4 अपॉन R2 हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो R की वैल्यू आपको मालूम है A0 टाइम्स n स्क्वायर बाई Z होती है। ये सुनो, A0 की वैल्यू और Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर आपको R4 अपॉन R2 चाहिए तो कितने लोग करें? N4 अपॉन N2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। N4 कितना है? 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 यानी 2 का स्क्वायर। कितना आ गया आंसर? 4:1। कितने लोग का सही भाई? 4:1। गॉट इट? हाँ, सिंपल। अब आप अगर लेंदी तरीके से करोगे तो 0.53 सब पूरा मल्टीप्लाई करके पहले निकालो, फिर डिवाइड हो। ऐसे नहीं। रेशियो जब भी लेने की बात हो तो आप देखो क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, कौन से कट सकते हैं। ऐसे ही 4:2 फॉर हीलियम आयन बोल रहे हैं, तो कितने लोग कह रहे हैं हीलियम के लिए जो Z की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 2। यही होगी ना बस। अब R4 निकालना है तो कितना हो जाएगा? A0 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 2। R2 निकालना है तो A0 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे R4 R2 तो फिर से वही 4/2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? ये भी आंसर भाई, समझ में आया? चलो जी, अब ये सब वैल्यूज निकालते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। निकाला है आप लोगों ने? क्या आपने वैल्यूज निकाली है? आओ चलो देखते कितने निकाले। साथ के साथ हम लिखेंगे भी। E1 की वैल्यू कितनी आई है? -13.6। क्या सभी को क्लियर है? Z² बाई n² है, यहाँ पे Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए फॉर H Z इज इक्वल टू 1। ये बाई डिफॉल्ट है तो इसको 1 लिख लेंगे। -13.6 इंटू, तो E1 की वैल्यू निकालोगे तो -13.6 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 निकालोगे तो -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सबने किया है ये? E3 निकालोगे तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। करोगे तो ये आएगा -1.51। क्या आ रहा है बोलो? E4 निकालोगे -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 निकालोगे तो -13.6 अपॉन 25 एंड दैट वैल्यू कम आउट टू बी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सबको समझ में आ रहा है? E6 निकालोगे, E6 निकालोगे तो -13.6 अपॉन 36, दैट वैल्यू विल बी 0.37 के आसपास आ रहा है। कितने लोग का मैथ्स किया अभी तक? डिवाइड नहीं किया? मैंने बोला था ना कि यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर इन। चलो, अब ये क्यों करा रहा हूं देखो, क्योंकि ना क्वेश्चंस कई सारे सीधे सीधे पूछे जाते, बताता हूं अभी तुमको, ठीक है? जैसे अब तुम्हें पहले शेल की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की एनर्जी कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डायग्राम जरूर बना लेना, ये बड़ा काम आता है। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बना लेना जरूर से बेटा ना। -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना। 5
माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना आ रहा था, माइनस 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करके देख लो एक बार, सही आ रहा है ना, 13.6 अपॉन 36, 13.6 अपॉन 36 इतना ही आ रहा है ना। अब ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, व्हाट आर द अलाउड एनर्जी लेवल फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। तो क्या आंसर करोगे, अलाउड एनर्जी कौन सी है, ये वाली है ग्राउंड स्टेट में, सबसे कम एनर्जी है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। यहां n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 हो या GS हो या फर्स्ट ऑर्बिट हो या K शेल हो, एक ही बात है, ध्यान रहेगा सभी। जो n इज इक्वल टू 2 है, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट, L शेल, या कितने लोग कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं, एक्साइटेड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट था और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, ऐसा करके चलता है। मतलब जो एक्साइटेड स्टेट का नाम ले रहे हो, ऑर्बिट का नंबर उससे एक साथ। अच्छा, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्यों बोल रहा था, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ना बेटा, हाइड्रोजन लाइक की बात कर रहे हैं और इतने सारे ऑर्बिट है, तो क्वेश्चन नेचुरली आ सकता है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन आखिर रहेगा कहाँ सर, सॉरी कहाँ रहेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किधर रहेगा, क्या आंसर होगा सर, रहेगा तो वहां पे जहां पे इसकी एनर्जी सबसे कम हो, और सबसे कम एनर्जी का कौन सी, -13.6, सो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी यानी -13.6 में रहेगा, और उसी को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। कभी बोलेगी ग्राउंड स्टेट क्या होता है, तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी। अब अगर उससे फिर ऊपर कैसे जाएगा, तो जैसे जब लाइट आती है, व्हाइट लाइट, तो उससे फोटोन एब्जॉर्ब करके अगले वाले स्टेट में जाएगा, तो एक्साइट होकर के जो पहला ही स्टेट है उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट। तो एक्साइट होने के बाद जो पहला स्टेट है वो एक्चुअल में दूसरा स्टेट है, n = 2, तो सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। यहां से इसको बाईपास करके यहां चला गया तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी n = 3। डिड यू गेट इट। तो ये मैपिंग कर लेना फटाफट, ये हाइड्रोजन एटम के लिए लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वैल्यूज दिमाग में बिठा लो। जैसे मैंने बिना डिवाइड, एक्चुअली डिवाइड किए मैंने फटाफट आंसर लिख दिया, वो आपको याद हो जाना चाहिए वैल्यूज, है ना। अब एक बात बताओ, ये गैप निकाला तुम लोगों ने बेटा, E2 - E1। अच्छा, फॉर हीलियम आयन कितने लोग करे, E1 = -13.6। सर Z की वैल्यू 2 हो जाती है, बाकी सब तो वही रहता है ना, तो Z का स्क्वायर करोगे तो यानी E1 की वैल्यू -13.6 × 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और E2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी कितना, -3.4, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, और E3 की वैल्यू जो हमने निकाली थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। Z² टाइम्स से तो वेरी कर रहे हैं, और क्या फर्क है, डिफरेंस तो बस वही है ना। तो वैसे करके देख, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हमारा क्या था, दिस फॉर हाइड्रोजन एटम। बताओ E2 - E1, इनका गैप निकालते हैं, -13.6, ये E1 था, सॉरी पहले E2, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ कितना आएगा,
-3.4 प्लस 13.6 जोड़ लो, कितना आ गया? कितना है? -10.2 ना इलेक्ट्रॉन, 10 आएगा ना? देखो ना, ये 3.6 है यार, यहाँ 10.2 ही आएगा। 9 पॉइंट कैसे आएगा बेटा? ठीक, मतलब ये अगर आप 13.6 में से 3.4 निकालोगे तो 2, ये 0, ये 1, ये ना है 10. ठीक है, तो पहला याद रखना। दूसरा E3 माइनस E2, ये कितना रहा? -1.51 माइनस कितना आ गया? कितना रहे? बोलो ना, 1.89 आ रहा है क्या? $1.89 आ रहा है। अच्छा जी, अगर आप एक काम करो, E4 माइनस E3 निकालो, चेक करके बताओ, जल्दी बताओ। 0.66 आ रहा है क्या? और E5 माइनस E4 बताओ, बोलो। 0.37 आ रहा है। 36, 37 कितना आ रहा है? 35। पहले मुझे ये बताओ, E6 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? -13.6/36 ना। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। सही लिखा था ना वो? अब E5 माइनस E4 करके दिखाओ। E5 की वैल्यू कितनी है? 0.54 एंड 0.85। तो यार 0.31 आ रहा है क्या? बोलो बेटा, यही है ना? 5 माइनस 4, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 0.85 माइनस 0.54 कितना आ रहा है? 0.31 है। यहां से मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, कुछ समझ में आया क्या? आप देख रहे हो ये जो गैप है E2 एंड E1 का, माइनस नहीं है, प्लस आएगा। 10.2 है, और जो अगला गैप है सिर्फ इतना, और उसका अगला वाला गैप, उसका अगला वाला गैप। मतलब ये जो गैप है सबसे ज्यादा किसमें है? 1 एंड 2 के बीच। और एनर्जी गैप उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, और कम, ऐसे होती जा रही है। तो अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जाए, अगर इसी का एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, डायग्राम फॉर एच एटम, तो कितने लोग करेंगे ये इन्फानाइट वाले की एनर्जी? अच्छा, ई इन्फानाइट की एनर्जी कितनी होगी? 0 ना? अरे बताओ ना बेटा, सही लिख रहा हूं क्या? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन इन्फानाइट का। किसी नंबर में इतने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर दिया। और यहां पे मैं कहीं ले रहा हूं, और यहां बीच में बहुत सारे लेवल्स सब मर्ज कर रहे हैं। मैं इस लेवल को डिस्टिंक्टली E6 ले रहा हूं। कितना आ रहा था हमारा? -0.37। कोई प्रॉब्लम क्या? और नीचे आओगे ये थोड़ा सा गैप बेटर होगा, E5। 4 में थोड़ा और ज्यादा, और 3 में और ज्यादा, 2 थोड़ा और बढ़ा देंगे, और 1 कितने लोग करे? काफी। ये गैप हमारा 10.2 था, और ये गैप कितना है? 1.89, क्लोज टू 1.9 इलेक्ट्रॉन। ये गैप 0 पॉइंट, और ये गैप 0.31 इलेक्ट्रॉन। सक्सेसिव जो एनर्जी लेवल्स हैं
वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सभी को समझ में आया? बोलो, सब फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो ये सब। फिर एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एनर्जी required to excite an electron of H atom from n is equal to 1 to निकालिए। ये करने के बाद इसको निकालिए। कितना है भाई एनर्जी? 1 से 3 में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? बोलो। 12.9। आओ चलो देखते हैं। अरे करना क्या है यार, 1 से 3 में ले जाने के लिए इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम, उसका डिफरेंस ले लो। सो E3 माइनस E1, E3 की वैल्यू कितनी है? -1.51 एंड -13.6। कितना आ रहा है? वैल्यू कितना आ रहा है? तो बेसिकली 13.6 माइनस 1.51, तो यहाँ आ जाएगा 9, ये 0 और ये आ जाएगा 12.09 विल बी द आंसर, और अप्रोक्सीमेटली 12.1। आंसर कितना आएगा? 12.09 और 12.1 एक ही बात है। 1 से लेके 6 में जाने के लिए तो 13.6 अभी हमने देखा है कि 6 वाला एनर्जी लेवल ये 0.37, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 13.23। क्या समझ में आ रहा है? तो ये आंसर कितना आएगा? 13.23। और बेटा 1 से इन्फिनाइट ले जाने के लिए सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि E इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है एंड E1 की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कुछ की पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? जैसे जैसे हम ऑर्बिट बढ़ा रहे हैं, टोटल एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, -13.6 से -3.4। अरे माइनस में जो वैल्यू कम हो ज्यादा होता है एक्चुअली। करते 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 हाईएस्ट वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट पे जाके। और कितना है हाईएस्ट वैल्यू? 0। अजीब लग रहा है ना सुन करके कि यार इंक्रीज कर रहा है और हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 0। तो यही बात है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम के पेरिफेरी में हो तो जो उसकी एनर्जीज होती हैं वो नेगेटिव में होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसके पेरिफेरी में हो? एटम के पेरिफेरी में हो तो उसकी एनर्जी 0। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो फटाफट, लिखते चलो। पहला पॉइंट लिखो, एज द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस और एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एक ही बात है, और एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस
speed of electron decreases, kinetic energy decreases, but potential energy and total energy increases. But potential energy and total energy increases, and they all reaches 0 at n is equal to infinite, and they all reaches 0 at n is equal to infinite. क्या सभी को समझ में आ गया? परफेक्टली क्लियर है बात जो भी मैंने समझाया? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो ग्रेट। अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ, जब भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर है उसकी कौन सी एनर्जी पॉसिबल है? तो मैं अगर ये बोलूं कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम एंड इट्स एनर्जी इज -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या ये पॉसिबल है? तो चेक करते हैं। बताओ, जब 1 में था तो उसकी एनर्जी कितनी थी? 2 में गया तो कितनी है? 3 में गया तो कितनी है? क्या कभी -10 आया क्या? तो ये कभी पॉसिबल नहीं। समझ में आया? मैं बोल दूं -1.51 पॉसिबल है क्या? Yes, it is possible. These are allowed energy levels. क्या ये? Allowed energy levels. इनमें जब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बिना रेडिएट किए रोटेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो अगला क्वेश्चन करें, इस पे बेस्ड करोगे? ये बताओ, जब हम ऐसे बोलते हैं H से H स्टार तो ये अलग चीज होता है, और H से H प्लस बोलते तो अलग कहानी। ये जो प्रोसेस है इसको आयोनाइजेशन बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको एक्साइटेशन बोलते हैं। ये अभी हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में था, लेकिन उसको एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया बाई एक्साइटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू ईदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां भी। जैसे अभी मैंने बोला भाई 1 से लेके 6वें तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप लोगों ने बताया था 13 पॉइंट समथिंग, राइट? तो अगर मैं वो एनर्जी दे दूं इस इलेक्ट्रॉन को तो ये यहां से उठ के 6वें में चला जाएगा। क्या वहां बहुत देर तक रहेगा? बिल्कुल नहीं, नीचे आएगा तुरंत, क्योंकि सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा है? ग्राउंड स्टेट आता है, ये नीचे ही लास्ट में आएगा। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे कितनी लाइंस क्रिएट होती है। सभी को समझ में आ गया बेटा? बोलो, ये क्लियर? अब बताओ, अगर मुझे आयोनाइज करना हो तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू E इनफाइनाइट तक लेके जाना है ना उसको, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। समझ में आ रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम कैन बी डिफाइंड लाइक। अच्छा, कुछ और भी एनर्जीज होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी हो गया, सेपरेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब किस एनर्जी से वो बंधा हुआ है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 Z² बाई n²। भाई जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन को आप रखो उसमें उसकी जो भी एनर्जी है उसी से तो बंधा है। कहने का मतलब ये -3.4 अगर दे दिए तुम इसको एनर्जी अगर तुमने 3.4 दे दिया तो यहां से उठ के ये 0 तक पहुंच जाएगा ना, और 0 ही एनर्जी किसकी होती है? इनफाइनाइट की, मतलब एटम से बाहर आ जाएगा। तो कितनी एनर्जी दे दूं कि वो बाहर आ जाए? क्या आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वर्क फंक्शन से? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। बोलो। तो अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट हो तो कितनी एनर्जी चाहिए रिमूव करने के लिए? इनफाइनाइट माइनस दिस वैल्यू, कितना हो जाएगा? 0.54। आया समझ में या नहीं? ठीक है। सो आयनेशन एनर्जी कभी भी निकालना हो किसी भी एटम का तो ऐसे निकाल सकते हो। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ आयनेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन
He plus ion to Be plus 3 ion. Get that value? Find the ratio of ionization energy of beryllium ion to बेरिलियम से किसका मैं बोल रहा हूँ? हाँ सॉरी, हीलियम आयन टू बेरिलियम आयन, हीलियम आयन टू बेरिलियम, हीलियम का He प्लस, बेरिलियम का Be3 प्लस। कितना है? आ गया? 1/4 आ रहा है, ये रहा है। आओ देखो, देखो इधर ध्यान से, हीलियम आयन आयनाइजेशन एनर्जी प्लस 13.6 Z², 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ये हीलियम आयन का था। ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम 3 प्लस का कितना होगा? सिर्फ क्या बदलने वाला है? Z वैल्यू ना, 4 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, डिवाइड कर दो। हीलियम आयन टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ये कट जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? 1/1:4 इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? बोलिए ग्रेट एवरीवन। सो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं सोचने के लिए कि एक बात बताओ, जब जाने की बारी थी, ऊपर जाने की बारी थी, तो ये इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके सीधा यहां से ऊपर जा सकता। अब ये बताओ, यहां से यहां जाने के लिए इसको 10.2 और यहां से यहां जाने के लिए 12.09 ऐसी एनर्जी चाहिए थी। मान लो मैंने ऐसा फोटोन प्रोवाइड किया कि hν की वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब तो चला जाएगा। यहाँ hν की वैल्यू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब तो यहाँ चला जाएगा। लेकिन मान लो hν की वैल्यू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दूं तो क्या होगा? क्या यहां पहुंचेगा? क्या यहां पहुंचेगा? लेगा ही नहीं। सोच के बताओ, लेगा या नहीं लेगा? तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। टेक्निकली लेना चाहिए, क्योंकि भाई इसको चाहिए 10.2, मैं उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, तो लेके चले जाना चाहिए। हाँ, इसमें नहीं जा पाएगा, यहाँ तो जाना चाहिए, बट ऐसा कभी नहीं होता है। कहोगे सर आपके पास क्या प्रूफ है? बताइए, आपके पास कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है जिससे ये ऐसा हो रहा है? तो याद करो, स्पेक्ट्रल लाइंस में मैंने बोला था कि जब वाइट लाइट आता है और यहाँ हाइड्रोजन सैंपल में, और उसके बाद प्रिज्म से होकर के यहाँ लाइंस क्रिएट करता है, डार्क लाइंस, तो सिलेक्टिव लाइंस थी जो कि हायर एनर्जी रेडिएशन में मर्ज हो रही थी। तो पहले तो ये लाइंस क्यों मिल रहे हैं, डार्क लाइंस? इसका मतलब जो भी रेडिएशन, व्हाइट लाइट इज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट वेवलेंथ, सारे वेवलेंथ है, इसलिए सारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता था, पूरा विबग्योर का पैटर्न मिलता था। लेकिन जैसे ही ऐसे फोटोन ने जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचा दे, वो जैसे ही इसके पास हिट किया, ये एब्जॉर्ब कर लिया और यहां पहुंच गया। अब वो फोटोन दिखाई देने वाला नहीं है, इसलिए
लाइन में नहीं, डार्क हो गया वहां पे। फिर उस फोटोन, कोई और फोटोन ऐसा आया, क्योंकि एटम एक ही नहीं था, बहुत सारे थे, जो इस पे टकराया और सीधा यहां पहुंचा दिया, वो भी गायब, वो भी मिसिंग है, वहां पे भी लाइंस क्रिएट हो गई। अगर बताओ ये 10.2 से ज्यादा वाला लेकर के और 12.09 से कम वाला लेकर के बना पाता लाइन, तो कितने लोग कह रहे हैं, फिर तो 10.3, 10.35, 10.39 सारे वाले बन जाते, और सब बन जाते तो सभी की एनर्जी नजदीक है, तो वेवलेंथ भी नजदीक, तो सब लाइन नहीं बनता, बल्कि ऐसे 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 मर्ज हो जाते सब, पूरा एक बैंड बन जाता। जबकि बैंड बनता क्या बनता है, लाइन। इट शोज दैट कि ऐसा काम, ऐसा गलत काम इलेक्ट्रॉन, और जब उसको एनर्जी एग्जैक्टली इसके बराबर मिल रही है तभी जाएगा, एब्जॉर्ब तभी करेगा। तो कहोगे बाकी का क्या होगा, छोड़ देगा, इट वोंट इवन टच। वेरी स्पेसिफिक, वेरी पर्टिकुलर, नहीं हम तभी जाएंगे जब हमें, तो ये बात ध्यान रहेगा। अच्छा, मान लो यहां से यहां गया है और इस जगह पे पड़ा ही है कि दूसरा फोटोन आके इसको हिट कर दिया, तो यहां से ऊपर भी जा सकता है यार। लेकिन ध्यान रखना, कहीं से कहीं जंप कराना हो तो एनर्जी एग्जैक्टली मैच करना चाहिए फोटोन का, उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऐसे एडजस्टेड होने चाहिए कि वो सीधा ऊपर चला जाए, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बोलते हैं ऐसी चीज की, ऐसा होता है। ठीक है, मेरी बात गलत भी हो सकती है, बट एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स हमेशा सही माने जाते हैं, उसी पे ही थियरी बेस्ड होती है सारी। आया बात समझ में सभी को? अच्छा जी, चलो एक्साइटेशन तो समझ में आ गया, अब डी एक्साइटेशन की बात कर लेते हैं। मतलब अगर ऊपर गया हुआ है, नीचे आएगा तो क्या होगा। जैसे मान लो वो चौथे जगह पे चला गया है, एक्साइट होके यहां प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, जितने एटम हमने लिए थे सभी में, भाई देखो हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेने का मतलब भी होता है 3.01 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स। ये करोड़ 2 करोड़ नहीं है, अरब खरब सबसे पार हो चुका है। ये देख रहे हो कितना है, बिलियन, बिलियंस ऑफ बिलियंस भी मिला दोगे तो भी इस नंबर के बराबर नहीं, इतने एटम्स हैं। तो अगर सभी में इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो सारी पॉसिबिलिटी देखने की, सर नीचे आएगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग एटम में अलग अलग कहानी हो सकती है। बिल्कुल सही है, किसी में हो सकता है सर एक ही स्टेप में ऊपर से नीचे आ जाए, 1 स्टेप ट्रांजिशन, एक ही स्टेप में आ जाए सीधा 4-7 में। तो जब यहां से यहां आएगा तो जैसे जाते समय ये एब्जॉर्ब करता है, आते समय एमिट करेगा, वेवलेंथ बाहर नहीं। यहां इलेक्ट्रॉन था, उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया तो ऊपर चला गया, अब वही इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, एनर्जी घटेगी, गया कहां एनर्जी, एनर्जी तो कंजर्व होती है, तो उस फोटोन को जिसने इसको बाहर निकाल दिया। इसलिए तो एमिशन स्पेक्ट्रा बिल्कुल आइडेंटिकल होता है एब्जॉर्प्शन के, बस फर्क ये है कि जहां पहले डार्क लाइंस मिली थी उसी जगह पे अब कलर्ड लाइंस मिलेंगी, इतना ही फर्क है, इसलिए दोनों एक दूसरे के फोटोकॉपी। अच्छा, तो किसी दूसरे एटम में ऐसा भी तो हो सकता है सर कि बोले नहीं यार मैं एक जगह रुक के जाऊंगा, मैं यहां से यहां, ये 2 स्टेप ट्रांजिशन, बोलेगा नहीं भाई मैं तो और बगल वाले घर में जाकर के रुकूंगा फिर जाऊंगा, क्योंकि ये सारे अलाउड एनर्जी लेवल है। कितने 2 स्टेप पॉसिबिलिटी, कितने लोग करे 3 स्टेप। क्या इसमें कोई रिपीट हुआ क्या, देखते हैं। ये रिपीट हो गया, देखो 2 बार आ गया, ये सुनो। तो जो फोटोन यहां से निकल रहा होगा, जो यहां से निकल रहा होगा, दोनों आइडेंटिकल होंगे। डू यू गाइस एग्री? इसलिए ये λ1 है, और इसको अगर λ2 बोल रहे हो तो ये भी λ2 लिख दो, एक ही बात है। ये λ3, ये λ4, ये और ये
बराबर हो गया। कितने लोग करें, ये क्या होगा लैम्डा 6। तो कितने अलग अलग वेवलेंथ निकल के आएंगे जब वो नीचे आ रहा होगा तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ। तो कितनी लाइंस बनेंगी प्रिज्म से इधर जाने के बाद? 6 डिफरेंट लाइंस विल फॉर्म। हेडिंग डालो एमिशन लाइंस। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा। एंड एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ possible lines if an electron in hydrogen like species is de-excited from n is equal to 4 to ground state। तो इसका आंसर क्या है बेटा? क्या आंसर है? 6। अब वो कैसे है वो मैंने जो समझाया आप लिख लो, और ये जरूरी है लिखना कितने स्टेप में आ रहा है, तब आपको आइडिया लगेगा। एक ट्रिक भी बताऊंगा, जल्दी से हो जाएगा उससे ना, लेकिन पहले इसको ऐसे लिखो। सभी ने नोट कर लिया? अब एक क्वेश्चन लिखो। देखो इसको और कैसे समझ सकते हैं अगर इसको जल्दी करना होता तो। इसमें कॉमन लाइंस आ जा रही है ना, उसको अगर अवॉइड करना है तो एक तरीका ये होता है कि आप लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट, हम्फ्री, ये सारे सीरीज का यूज कर लो। भी समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है? और आप इसी के साथ ये भी लिख लेना कि सब सीरीज क्या है। एमिशन लाइन सीरीज, आइए दिखाते हैं। ये हमारा इन्फाइनाइट था और यहाँ कहीं मान लो 7 है, यहाँ मान लो 6 है, थोड़ा सा और 5 किया, थोड़ा सा और ज़्यादा 4 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया एंड फिर 1 किया। तो आप ऐसे कर सकते हो। शुरू कहाँ से हुआ था? अगर मैं इसी को बस इतने को ही ड्रॉ करूँ, 4, 3, 2 एंड 1, तो स्टार्ट यहाँ से हुआ था ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए उसको फर्स्ट लेवल पे लेके जाओ, एनी हायर स्टेट टू फर्स्ट। ये सारे कलेक्शन ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं? लाइमन। क्या बोलते हैं? लाइमन की लाइन। फिर कहीं से भी आके 2 में रुके, इनको क्या बोलते हैं? बामर। और फिर कहीं से भी आके 3 में रुके, इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल। ये सारी पॉसिबिलिटी कवर हो गई। पहला वाला देखो डायरेक्ट, दूसरा वाला यहां से इसमें रुक करके फिर आए 2 स्टेप, यहां रुका, तीसरा यहां रुके 2 में, चौथा सारे कवर हो गए बिना किसी कॉमन लाइन के। तो ये बड़ा सही तरीका है। इसमें देखो कितना सिंपल समा रहा है, 1 2 3, 1 + 2 + 3 इज आंसर इज 6। ये अभी बड़ा छोटा सा चीज लग रहा होगा, लेकिन जब बोल दे 10 से 1 में आ रहा है तो दिमाग खराब हो जाएगा। कितने कॉमन लाइंस बनाओगे? 1 स्टेप ट्रांजिशन, 2 स्टेप ट्रांजिशन, 5 स्टेप ट्रांजिशन, 8 स्टेप, दिमाग खराब हो जाएगा ना, बोलो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है एंड ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है? तो इसका अगर तुम ऐसे, अगर मान लो वो nth से 1 में आ रहा हो तो सीधा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n-1, इसको जब जोड़ते हो ना तो ये आता है n × n-1/2। तो ये एक फॉर्मूला है टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस का। जब n से कहाँ आ रहा हो? 1 में आ रहा हो, तो इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है? So what is Lyman line beta? Lyman line is the collection of all the lines where
इलेक्ट्रॉन टेक ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर स्टेट एंड रीचेस इन n इज इक्वल टू 1। ये सारे कौन से? लाइमन की लाइन। ऐसे ही एनी हायर स्टेट, ये बामर हो गया। ऐसे ही एनी हायर स्टेट पास्चन। ये होता है यूवी में, ये होता है विजिबल, और ये होता है आईआर। इसके ऊपर वाले जितने भी हैं सब आईआर। यानी अगर मैं एमिशन लाइन सीरीज के बारे में आपको बताऊं, तो जो मैंने सीरीज डिस्कस किया था लास्ट टाइम, उसी का एक्सटेंशन। क्या डिस्कस किया था, आपको ध्यान है? मैंने डिस्कस किया था सीरीज में इसका फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर होता है ना, जहां पे क्या है, जहां पे n1 और n2 का मतलब लोअर एंड हायर स्टेट है। ओके, ये हमारे पास कौन सा एमिशन का सीरीज। अब इसी में अगर मैं पूरा कहानी लिखूं कि लाइनमैन, इसके लिए आप लिख सकते हो n1 की वैल्यू फिक्स्ड है, n2 कहीं से भी आए, 2 से आए, 3 से आए, 4 से 5 से 6 से इनफाइनाइट। क्या दिख रहा है? देखना लाइमन में यही था ना, 2 से आए तो भी लाइमन, 3 से आए तो भी लाइमन, इनफाइनाइट से आए तो भी लाइमन। कितनी लाइन है लाइमन में? इनफाइनाइट। बामर, टू पे लैंड करना है, पास्चन n1 की वैल्यू 3 4 5 6 7 ब्रैकेट, n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 5 6 7 8। फंड n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6 7 8। हम्फ्री n1 की वैल्यू 6, n2 की वैल्यू 7 8 9 डॉट 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 2 3। गॉट इट? फॉर हाइड्रोजन, फॉर H, ये यूवी में होता है, और इसका एनर्जी अगर आप निकालोगे पहली लाइन दूसरी लाइन का, जैसे लाइमन की बामर की लाइन जब निकालते हो ना, ये पहली वाली ये रेड होती है, ये ग्रीन, ये ब्लू और ये वॉयलेट, पहली 4 लाइनों का कलर है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो यार वेवलेंथ निकालो, और वो वेवलेंथ किसमें मैच करेगा, और वेवलेंथ कैसे निकाले, उसका तरीका है दिस माइनस दिस, एनर्जी का गैप इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा कर दो, और या फिर सीधा एमिशन वाला लगा दो। एक्चुअली ये और वो एक ही चीज होता है, वहीं से आया हुआ है। पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, तो ये करोगे तो ये विजिबल और ये आईआर, ये आईआर इंफ्रारेड, ये सब रीजन। ठीक है बेटा, बोलो। अच्छा बोलो, मैं पूछूं कि यार 10 में से पहले हमारा कितनी लाइन्स आएंगी? तो 10 इंटू 9/2। समझ गए? एक क्वेश्चन लिखो, खत्म करते हैं आज का क्लास। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ emission line possible, find the total number of emission line possible if electron is de-excited from n is equal to 9 to n is equal to 1। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? एक तो तरीका ऐसे ऐसे करके बना लो, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट से, और दूसरा है फॉर्मूला लगा दो। क्या आएगा? बिल्कुल ये लगा दो। n की वैल्यू कितनी है? 9,
तो आंसर क्या आएगा 9 इंटू 8/2 कितना आ गया 36 इज द राइट। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन। अगली क्लास में डिमेरिट्स देखेंगे बोर थियरी का एंड मॉडर्न थियरी स्टार्ट करेंगे।